देखिए, आज हमें समझना है बेटा बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर। इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता और मेंडल के प्रयोग के बारे में। लेकिन इस चैप्टर को समझने से पहले इसमें कुछ वर्ड हैं, कुछ बातें हैं जो आपको समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। आपके चैप्टर का नाम है आनुवंशिकता। मतलब होता क्या है आनुवंशिकता? आनुवंशिकता का अर्थ क्या होता है ना? तो लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो गुण होता है वो कहलाता है आनुवंशिकता। यानी कि आप समझो कि आप अपने मम्मी पापा के जैसे दिखते हो, लेकिन क्यों? ऐसा क्या होता है कि आप मम्मी पापा के जैसे ही दिखते हैं? तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो मम्मी पापा के लक्षण को आपके अंदर लेके आई हैं। इस चैप्टर में हम वही समझने वाले हैं। वो क्या चीज़ें हैं, वो कौन कौन सी इकाइयां हैं जो मदद करती हैं आनुवंशिकता में। तो एक एक चीज़ को ध्यान से समझते चलिएगा। पहली चीज़ क्या है? आनुवंशिकता। अगर बेटा आपको आनुवंशिकता समझना है तो उससे पहले आपको समझना है आनुवंशिक लक्षण। क्या होता है आनुवंशिक लक्षण? तो वह लक्षण, देखिए, आनुवंशिक, आनु मतलब आने वाला, वंशिक मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, या फिर इसे दूसरी भाषा में हम कहते हैं वंशागत। क्या कहते हैं? वंशागत। वंशागत का मतलब क्या होता है? वंश धन आगत, यानी कि वंश से या पीढ़ी से आने वाला या पूर्वजों से प्राप्त होने वाला। तो वह लक्षण जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण। वह लक्षण जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त होता है वही कहलाता है आनुवंशिक लक्षण। आपने देखा होगा कि लोग कहते हैं ये अपने बाबा के जैसा है, ये दादी के जैसा, ये मम्मी के जैसा, ये बुआ के जैसा। तो क्यों? क्योंकि कुछ ऐसे लक्षण हैं जो आपके अंदर आए हैं, आपके पूर्वजों के, आपके रिलेटिव के। तो वो कौन लेके आया, कैसे लेके आया, वही हमें समझना है। तो पहला पॉइंट क्या है? आनुवंशिक लक्षण। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है वही कहलाता है आनुवंशिक लक्षण। जैसे रंग, लंबाई, ये क्या है? ये आपके क्या है? ये आपके आनुवंशिक लक्षण हैं। आपने एक बेसिक सा सवाल सुना होगा, आपके गांव में लोग बात करते होंगे, आपके आस पड़ोस में एक बात हमेशा होती रहती है कि ऐसा क्यों होता है कि डॉक्टर का लड़का डॉक्टर नहीं होता, मास्टर का लड़का मास्टर नहीं होता, पहलवान का लड़का पहलवान नहीं होता? ऐसा क्यों? वो जबकि हो जाना चाहिए, क्योंकि वो उसी के तो मम्मी पापा हैं। अरे भाई, अगर मम्मी पहलवान है तो लड़का लड़की पहलवान होना चाहिए, पापा पहलवान है तो लड़की लड़का पहलवान होना चाहिए। लेकिन ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जो बेटा आनुवंशिक लक्षण होते हैं वो आपके डीएनए में होते हैं, जो आप इस चैप्टर में पढ़ोगे। लेकिन जो आपकी पहलवानी का गुण होता है वो आपके मस्तिष्क, आपकी मांसपेशियों में होता है। जो आपके पापा पढ़े होंगे, अगर आपके पिताजी डॉक्टर हैं, वो पढ़े हैं, तो वो सारी जानकारियां मस्तिष्क में हैं, ना कि कोशिका में हैं। अगर उन जानकारियों को किसी तरीके से कोशिका में कर दिया जाए तो आज मैं आपको 10वां 5वां चैप्टर पढ़ा के भेज रहा हूँ आनुवंशिकता, और आपके लड़के आएंगे कहेंगे सर जी 6वां चैप्टर पढ़ाइए, क्योंकि 5 चैप्टर उनका पहले से तैयार रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि वो उनके जो आपके लक्षण हैं वो उनमें आपके लक्षण तो चले गए, साथ ही साथ आपके गुण भी चले जाएंगे, और आप 5 चैप्टर पढ़े हो तो 6वां हुआ के पढ़ के जाएगा। ऐसे करते करते लगातार ये चीज़ें चलती रहेगी। तो पहलवान का लड़का पहलवान क्यों नहीं होता? क्योंकि जो सूचनाएं होती हैं, जो जानकारियां होती हैं, वो आपके कहाँ फीड होती हैं? वो आपके मस्तिष्क में फीड होती है। या तो मस्तिष्क को जला दिया जाता है, दफना दिया जाता है, या फिर बहा दिया जाता है। अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आनुवंशिक लक्षण समझ में आया? वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होता है, दूसरी पीढ़ी में जाता है, उसे कहते हैं आनुवंशिक लक्षण।
बात समझ में आई कि नहीं आई? अगला पॉइंट समझेंगे भाई, आनुवांशिकी। तो देखो, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन, आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है। आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन ही क्या कहलाता है? आनुवंशिकी कहलाता है भाई। मतलब क्या है? अगर आप आनुवांशिक लक्षणों के बारे में पढ़ना चालू कर दें तो उसे हम क्या कहेंगे? आनुवांशिकी कहेंगे। अगला पॉइंट है आनुवंशिकता। मैं आपको छोटा छोटा ट्रिक दे रहा हूं, इसे दिमाग में फीड करके रखो। वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है आनुवांशिक लक्षण कहलाता है, जबकि आनुवांशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवांशिकी कहलाता है। और आनुवांशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो गुण होता है वो क्या कहलाता है? वही कहलाता है आपका आनुवंशिकता। समझ में आया कि नहीं आया? हम पहले आपको आनुवंशिकता समझाया जा सकता था, लेकिन पहले आप अगर आनुवंशिकता डायरेक्ट बता दिया जाए कि आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है, तो आपके दिमाग में एक बात आएगी, ये आनुवंशिक लक्षण क्या होता है। तो भाई क्यों ना हम शुरू से समझे कि वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो कहलाता है आनुवंशिक लक्षण। जैसे त्वचा का रंग, शरीर की लंबाई। आप देखते हैं ज़्यादातर ऐसा होता है कि जो लोग गोरे होते हैं, मम्मी पापा गोरे, तो लड़के भी गोरे होते हैं। अब आप कहोगे हमने देखा है कि हमारी मम्मी पापा या कुछ लोग हैं जिनके मम्मी पापा गोरे गोरे और लड़के काले हो गए। तो इसके कई कारण हो सकते हैं। इसका जो कारण है बेटा, वो जैसे पहला कारण भौतिक कारक हो सकते हैं। दूसरा कारक क्या हो सकता है? रासायनिक कारक हो सकते हैं। जैसे कैसे? या फिर मम्मी लंबी और पापा भी लंबे, बच्चे छोटे हो गए, तो इसका भी कारण क्या हो सकता है? इसका कारण भौतिक कारण, जैसे ताप, दाब, समझ रहे हैं? और रासायनिक में जैसे उसका पोषण, हार्मोन की कमी, या फिर किसी प्रकार के विटामिन की कमी, ये सारी चीजें, कुपोषण, ये सब क्या है? ये सभी प्रभावित करते हैं। आई बात समझ में? जिसको आगे हम पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो याद रखना, वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वो कहलाता है आनुवंशिक लक्षण, और आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन कहलाता है आनुवंशिकी। और आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाने का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। यहाँ तक बात समझ में आई कि नहीं आई? बहुत आसान है, केवल थोड़ा सा दिमाग में फीड करके रखेंगे, फटक से आ जाएगा। ठीक है? आया कि नहीं तीनों पॉइंट समझ में? मतलब वह लक्षण जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाता है वह आनुवंशिक लक्षण। आनुवंशिक लक्षणों का अध्ययन क्या कहलाता है? आनुवंशिकी। और आनुवंशिक लक्षण का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का गुण क्या कहलाता है? आनुवंशिकता कहलाता है। हाँ, एक और पॉइंट बेटा ध्यान में रखना कि आनुवंशिकी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो बहुत कम लोग आपको बताते हैं, वो हैं डब्ल्यू बेटसन। डब्ल्यू बेटसन, जिन्होंने आनुवंशिकी शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था सन 1905 में, 1905 में। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो यहाँ तक ये 3 पॉइंट समझ में आया कि नहीं आया? आ गया? समझते हैं आगे। अगला टॉपिक है बेटा आपका विभिन्नता, वेरिएशन। क्या होता है वेरिएशन? हमारे आसपास अलग अलग तरीके के जीव हैं। आप गाय देखते होंगे, भैंस देखते होंगे, कुत्ता देखते होंगे, बिल्ली देखते होंगे, शेर देखते होंगे, है ना? या यही कमरे में आप सभी बैठे हो, आप अपने आसपास देखो, मानव जाति के लोग भी हैं, लेकिन सभी जो हैं वो एक दूसरे से कुछ ना कुछ असमानताएं जरूर प्रदर्शित करते हैं। मम्मी से पापा से लड़का थोड़ा सा भिन्न होगा, है ना? या फिर मम्मी पापा लड़के से थोड़े भिन्न होंगे। मैंने क्यों कहा कि मम्मी पापा से लड़का भिन्न होगा? क्योंकि मम्मी पापा से लड़का पैदा हुआ है, लड़के से मम्मी पापा नहीं हुए हैं। बात समझ में आ रही है ना? इसीलिए ये वर्ड समझ के रखना। बात करने का तरीका पहले सीखना है।
कि विभिन्नता क्या होता है? हमारे आसपास जो जीव एक ही जाति के भले क्यों ना हो, लेकिन वो कुछ ना कुछ विभिन्नताएं, कुछ ना कुछ असमानताएं प्रदर्शित करते हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विभिन्नता के नाम से जानते हैं। एक छोटा सा कॉन्सेप्ट समझो, एक ही घर में अगर जितने मेंबर हैं, जितने सदस्य हैं, सबको एक ही सब्जी पसंद नहीं होगी। किसी को ये पसंद है, किसी को वो पसंद है, किसी का, अगर मान लो धरती पे सबको सेवइयाँ पसंद हो जाए, तब तो हो गया भंटाधार। दूध की कीमत माशाअल्लाह, चीनी अलग भागेगी, सेवई वाले तो अलग ही वैरायटी लेकर आएंगे, भाई चीनी दूध लेके दौड़ो, सेवइयाँ बेचबे नहीं करेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं बात? क्यों? विभिन्नताएं जरूरी है कि नहीं है? तो हमारे आसपास पाए जाने वाले जीव, है ना, एक ही जाति के क्यों ना हो, वो क्या प्रदर्शित करेंगे? असमानताएं प्रदर्शित करेंगे, जिसे हम किस नाम से जानते हैं? विभिन्नता के नाम से जानते हैं। बात यहां तक समझ में आई कि नहीं आई? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना कि अगर विभिन्नता नहीं है, अगर विभिन्नता नहीं है, तो आने वाली पीढ़ियों को बहुत ज़्यादा दुष्परिणाम झेलना पड़ सकता है। मैंने आपको एक सीधा सा एग्जाम्पल बताया कि अगर भाई सबको एक ही चीज़ पसंद आ जाए, अगर हर व्यक्ति को एक ही वस्तु पसंद आ जाए, तो पहली चीज़ तो वस्तु का दाम बढ़ेगा, दूसरी चीज़ उसी वस्तु के लिए काटा मारा हो जाएगा, मर्डर होने लगेंगे। अरे भाई मान लेते हैं इस वस्तु का दाम मैंने लगाया 10 रुपया, आकाश भाई कहेंगे मैं 12 रुपया दूंगा। अब बताइए जिसकी वस्तु है वो मुझे बेचेगा कि आकाश को बेचेगा? आकाश को बेचेगा। कोई इनसे बड़ा आएगा, कहेगा मैं 15 रुपया दूंगा। अब बताइए मार नहीं होगी? अब यहाँ इसको आकाश भी मारेंगे, मैं तो मारूंगा, जो ना लगे मारूंगा, क्योंकि उसने पहले मुझे कहा था 10 रुपये में देने को, अब 12 रुपये में आकाश खरीद रहा था, तो अब आकाश भी लपट जाएगा और मैं तो जो मारूंगा वो अलग से मारूंगा। क्यों मारूंगा? क्योंकि आकाश से बुक हो गया था पहले मैटर कि भैया तुम 12 रुपये में मुझे दे रहे हो। समझ में आ रही है कि नहीं मेरी बातें? मतलब एक ही जाति के सदस्यों के बीच जो पाई जाती हैं असमानताएं, वो क्या कहलाती हैं? वही कहलाती हैं विभिन्नताएं। अब देखो, जैसे भाई ज़्यादा गोरा होगा तो छोटा भाई थोड़ा सा सांवला होगा या उससे ज़्यादा साफ होगा, बड़ा भाई थोड़ा ज़्यादा लंबा होगा, छोटा भाई। ऐसा नहीं होता है, ये केवल जुड़वा वाली कंडीशन में होता है कि दोनों एकदम बराबर हो जाएं। वो जरूर से जरूर विभिन्नताएं दर्शाएंगे। समझ रहे हैं कि नहीं? अब हम समझेंगे विभिन्नता के प्रकार। जो विभिन्नताएं होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं? विभिन्नताएं समझ में आएगी नहीं? एक ही जाति के सदस्यों के बीच पाए जाने वाली असमानता को हम क्या कहते हैं? विभिन्नता कहते हैं, वेरिएशन कहते हैं। अब हम समझते हैं इसके प्रकार के बारे में, कितने प्रकार की होती है। तो पहली विभिन्नता होती है बेटा कायिक विभिन्नता। नाम से समझने की कोशिश करें। ऐसी विभिन्नताएं जो हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक कारकों के फलस्वरूप उत्पन्न होती हैं। जैसे कोई बच्चा पैदा हुआ तो बहुत ज़्यादा गोरा था, कोई लड़का पैदा हुआ गोरा था, उसके बाद 10 साल तक वो गोरा था, उसके बाद जैसे ही किसानी में आया भाई साहब सांवला होता चला गया। इसका मतलब वो क्या कर रहा है? ताप में, वो धूप में काम कर रहा है। लगातार बारिश पानी में हाथ डालने से आपको लगता है आपका हाथ क्या हो जाता है? बड़ा साफ हो गया, आप बड़े गोरे महसूस करते हो। या आप धूप में नहीं जाते हो, कमरे में रहते हो, एसी में रहते हो, तो आपको लगता है बड़े साफ हो गए। क्यों? ये क्या है? ये भी तो विभिन्नता ही ना है। पहले आप कुछ और थे, आज आप कुछ और हैं। तो ऐसी विभिन्नताएं जो हमें हमारे पूर्वजों से नहीं मिलती, बल्कि वे भौतिक कारकों, रासायनिक कारकों के फलस्वरूप जन्म के बाद उत्पन्न होती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कायिक विभिन्नताएं जो होती हैं वो हमेशा जनन के बाद, मतलब पैदा होने के बाद उत्पन्न होती हैं। समझ रहे हैं? या फिर यूं कहें कि वे विभिन्नताएं जो भौतिक कारकों के फलस्वरूप, जैसे कि ताप, जल और प्रकाश के फलस्वरूप उत्पन्न हो, उन्हें हम क्या कहेंगे? उन्हें हम कहेंगे कायिक विभिन्नताएं।
वे विभिन्नताएं जो जन्म के दौरान यानी कि जन्म के बाद उत्पन्न होती हैं, भौतिक कारकों के फल स्वरूप उत्पन्न होती हैं, उन्हें हम कहते हैं कायिक विभिन्नताएं। अब दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरा है बेटा जननिक विभिन्नताएं। जननिक का मतलब वे विभिन्नताएं जो हमारे पूर्वजों में क्या हो, उपस्थित हो, यानी कि वे विभिन्नताएं जो हमें हमारे पूर्वजों से प्राप्त हैं, वो पहली पीढ़ी में थी और दूसरी पीढ़ी में क्या हो गई, स्थानांतरित हो गई, उसे हम कहेंगे जननिक विभिन्नताएं। वे विभिन्नताएं जो हमारे पूर्वजों में पहले से थी। हाँ, लेकिन एक और पॉइंट है बेटा म्यूटेशन, या जिसे कहते हैं उत्परिवर्तन। ऐसा भी हो सकता है उत्परिवर्तन के फलस्वरूप भी चेंजेस आ सकते हैं। मतलब मम्मी पापा, मैंने बताया ना कि अगर मम्मी पापा गोरे हैं या मम्मी पापा लंबे हैं, संतान अगर काली हो जा रही है, सांवली हो जा रही है, तो उसका भौतिक कारक भी हो सकता है, रासायनिक कारक भी हो सकता है। और भौतिक रासायनिक कारक के फलस्वरूप किसकी उत्पत्ति होती है? उत्परिवर्तन। उत्परिवर्तन क्या होता है समझिए, किसी जीव के जीन में अचानक हुआ बदलाव क्या कहलाता है? म्यूटेशन कहलाता है, उत्परिवर्तन कहलाता है। खानदान में सभी गोरे गोरे थे, अचानक से एक लड़का सांवला आ गया, तो वो या हो सकता है म्यूटेशन का शिकार हो सकता है उसमें उत्परिवर्तन आ जाए। उत्परिवर्तन भी बेटा जरूरी है, जिसे हम आगे बारी बारी से समझते चलेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? उत्परिवर्तन भौतिक कारक या रासायनिक कारक के फलस्वरूप जीव के जीन में हुआ बदलाव ही क्या कहलाता है? उत्परिवर्तन कहलाता है। तो विभिन्नता समझ में आई कि नहीं आई? एक ही जाति के जीवों में पाई जाने वाली असमानता को हम कहते हैं विभिन्नता। विभिन्नता दो तरीके की, कायिक विभिन्नताएं, वो विभिन्नताएं जो वंशागत नहीं होती, यानी कि जो हमें हमारे पूर्वजों से नहीं प्राप्त होती, वो भौतिक कारकों के फल स्वरूप हमें प्राप्त होती हैं, वो कहलाती हैं क्या? कायिक विभिन्नताएं। और वो विभिन्नताएं जो हमें हमारे पूर्वजों से मिलती हैं, जनन के दौरान मिलती हैं, या फिर म्यूटेशन उत्परिवर्तन की वजह से जो विभिन्नताएं, जो चेंजेस हमारे अंदर आते हैं, उसे हम कहते हैं जननिक विभिन्नता। बात समझ में आई? अगला टॉपिक समझते हैं, विभिन्नता का महत्व क्या है, क्यों जरूरी है विभिन्नता। ये बहुत जबरदस्त पॉइंट है और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पहली चीज, जब कभी भी उत्परिवर्तन होगा, प्रतिकूल परिस्थिति में सुधार। मतलब क्या है इस पॉइंट का? प्रतिकूल परिस्थिति में सुधार का मतलब क्या होता है? अब देखो भाई, मैं आपको पहले भी बताया हूं, मान लेते हैं माता जहां से आई हैं वहां पे क्या है? गर्मी है। और पिताजी जहां के हैं वहां पे क्या है बेटा? ठंडी है। क्या है? ठंडी है। तो जो जीव आएगा उसमें इन दोनों के लक्षण होंगे कि नहीं होंगे? होंगे। तो मतलब ये ठंडी और गर्मी दोनों को क्या कर सकता है? ये दोनों मौसम इनके लिए क्या है? अनुकूल हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं अनुकूल? अब यही देखो, माता जी जिस क्षेत्र से आई हैं, मतलब माता जी को गर्मी पसंद है, ये गर्मी को झेल सकती हैं, पिताजी ठंडी झेल सकते हैं। लेकिन बताओ तो माता जी ठंडी को नहीं, है ना? ठंडी में ये ठंडी इनके लिए कैसी अवस्था है? प्रतिकूल अवस्था है। और पिताजी के लिए गर्मी कैसी अवस्था है? प्रतिकूल अवस्था है। तो जो संतान है इसके पास ये दोनों लक्षण जो हैं, ये गर्मी ठंडी, ये दोनों के प्रति क्या है? अनुकूल है। तो कैसे? अगर ये विभिन्नता नहीं होगी तो आगे कभी भी किसी जीव की जाति का विकास नहीं हो सकता। अगर किसी जीव के जाति में विकास करना है तो हमेशा आपने सुना होगा, परिवर्तन ही प्रकृति का नियम है। अगर आपके अंदर बदलाव, आपके अंदर परिवर्तन नहीं आते तो धीरे धीरे आपकी जाति इस पृथ्वी से गायब हो जाएगी।
जैसे आपने गिद्ध देखा, कौवा देखा, बाज देखा, देख रहे कि देख रहे हैं, डायनासोर देखा, ये धीरे धीरे पृथ्वी से क्या हो गए, गायब हो गए। इन फ्यूचर अगर किसी जीव के अंदर विभिन्नताएं नहीं आती, वेरिएशंस नहीं आते, तो वो क्या होंगे, वो पृथ्वी से धीरे धीरे क्या हो जाएंगे, विलुप्त हो जाएंगे। तो वेरिएशन का पहला काम क्या है कि प्रतिकूल जो किसी जीव के लिए, अगर माता पिता के लिए कोई परिस्थिति प्रतिकूल है तो संभावना है कि उसके जो आने वाली संतानें हैं उसमें ये अवस्थाएं अनुकूल हो जाएंगी, यानी कि उस वातावरण में वो जीवित रह सकता है। आई बात समझ में कि नहीं? दूसरा टॉपिक समझते हैं कि क्या फायदा होता है। आगे अगला पॉइंट है बेटा जैव विकास। जैव विकास का मतलब क्या होगा, जीव का विकास होगा। कैसे होगा विकास, इसी एग्जाम्पल में मैं आपको समझा रहा हूं। जैव विकास, अगर देखो यहां माताजी को गर्मी पसंद, पिताजी को ठंडी पसंद है। अगर इन मान लेते हैं मौसम गर्मी का आ गया तो माताजी का तो ठीक है, पिताजी गायब, इनका अस्तित्व क्या हो जाएगा, उस जीव का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा जो जिसके अंदर वेरिएशन नहीं है, जिसके अंदर विभिन्नता नहीं है, मतलब जो अपने आप को वातावरण के अनुसार नहीं ढाल पाएगा। भाई माताजी को तो गर्मी पसंद थी, ये तो ठीक है, और पिताजी गर्मी नहीं बर्दाश्त कर पाए, तो यहाँ पे ये खत्म। आने वाली पीढ़ी गायब हो जाएगी कि नहीं गायब हो जाएगी, हो गई कि नहीं? लेकिन अगर ऐसा होता है इन दोनों के मिलने से एक जो जीव पैदा हुआ, जो नया वाला जीव आया जिसमें दोनों लक्षण पाए गए, तो अब इसकी जो संतानें आएंगी उनके लिए सारा का सारा वातावरण कैसा होगा, अनुकूल होगा, और उसकी जाति का विकास आसानी से होगा। वो काफी तेजी से बढ़ सकते हैं जनसंख्या में। विकास हुआ कि नहीं हुआ? विकास, जितनी जाति रहेगी उतना ज्यादा विकास होगा, लेकिन प्रतिस्पर्धा तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी। प्रतिस्पर्धा का मतलब भाई एक नौकरी आती है, गवर्नमेंट एक फॉर्म देती है कि एक नौकरी है, तो 17,000 लोग उस पर भर के तैयार हैं। जनसंख्या समझ रहे हो, 35 करोड़ जनसंख्या थी जब हम आज़ाद हुए थे सन 1947 में। आज हम 135 करोड़ के करीब पहुंचे हैं। 75 साल में हमने मार दिया भैया 100 करोड़। सोचो कितना तेजी से हम प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। घबराओ मत, हम चाइना को पछाड़ने वाले हैं, समझ रहे हैं? हम नंबर 1 देश बनेंगे केवल जनसंख्या के मामले में, सोच लीजिएगा। ठीक है, अगला टॉपिक है बेटा, ये आनुवंशिकता का आधार हैं। ये क्या हैं? आनुवंशिकता का आधार। जो आनुवंशिक लक्षण हैं वो जब कभी भी जाएंगे अगले पीढ़ी में तो वो विभिन्नता के गलियारे से होकर जाएंगे। मतलब जब कभी भी आनुवंशिक लक्षण, आनुवंशिकता समझे हैं कि नहीं? अभी अभी हमने पढ़ा है आनुवंशिक लक्षणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाने का जो गुण होता है वो आनुवंशिकता कहलाता है। तो अगर विभिन्नता आएगी तो वो आनुवंशिक लक्षण का भी आधार बनेगी। मतलब समझो, अगर ये आनुवंशिक लक्षण कहीं दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, आनुवंशिक लक्षण किसी दूसरी पीढ़ी में जा रहा है, तो अगर मान लो यहाँ पिता में दोनों लक्षण हैं, मतलब जो गर्मी ठंडी दोनों बर्दाश्त कर रहा है, तो जो ये संतान आएगी भाई, अब इसमें दोनों लक्षण जाएंगे कि नहीं जाएंगे? तो कौन वाले लक्षण जाएंगे? वो उसके लिए ठंडी गर्मी दोनों कैसा होगा? अनुकूल होगा। तो विभिन्नता समझ में आया कि नहीं आया? विभिन्नता का मतलब क्या होता है? किसी जीव, एक ही जाति के जीव में पाई जाने वाली असमानताएं। विभिन्नता 2 प्रकार की विभिन्नता, कायिक विभिन्नता, जननिक विभिन्नता, और अभी अभी हमने समझा विभिन्नता का महत्व। अगले वीडियो में हम समझेंगे बेटा आनुवंशिक शब्दावली। जब आप आनुवंशिकता इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो कुछ वर्ड, कुछ शब्द आपको उपयोग किए जाएंगे, बार बार उन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, और उन्हीं शब्दों के बारे में आगे हम जानेंगे क्या है ये शब्द और क्या है इन शब्दों का रहस्य, क्या है इनका मतलब। जैसे जीन क्या होता है, युग्म विकल्पी क्या है, जीनोटाइप क्या है, फिनोटाइप क्या है, संकर क्या है, संकरण क्या है, ये सारी चीज़ें हम जानेंगे अगले वीडियो में, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबा वीडियो होगा। और ये इतने पॉइंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, टेक केयर।